हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सतोशी समाचार। एंड इस हफ्ते हम फिर से लेके आए हैं बहुत सारे न्यूज़ एंड बहुत सारे खबरें घटनाएं बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहे थे जिसके ऊपर हम लास्ट वीक भी बात कर चुके हैं, उसका सिलसिला भी देखेंगे क्या हो रहा है आगे। बिटकॉइन का कुछ न्यूज़, कुछ लीगल न्यूज़, एल साल्वाडोर का कुछ न्यूज़। सो आई होप लाइक दिस विल बी फन एंड उसी के साथ चालू करते हमारे इस हफ्ते का एपिसोड। So what we have to start with? और आज का पहला चार्ट अगेन है लिक्विडिटी का चार्ट, और ये होल्गर जी ने शेयर करा है चार्ट। और होल्गर जी बोल रहे हैं इट्स द लिक्विडिटी स्टूपिड Nasdaq 100 and the combined balance sheet of Fed, ECB and the Bank of Japan move in tandem। तो यहाँ पे हम चार्ट में देख पा रहे हैं जो व्हाइट लाइन है वो जो ये तीन सेंट्रल बैंक्स का हमने नाम लिया उनकी कंबाइंड बैलेंस शीट है, फेड, ईसीबी और बैंक ऑफ जापान की। और जो ऑरेंज वाली लाइन है नैस्डैक 100 का चार्ट है। और हम देख पा रहे हैं कि 2010 ऑनवर्ड से चार्ट है, तो कितना कोरिलेटेड है लिक्विडिटी के साथ नैस्डैक का मूव। नैस्डैक है जो अमेरिका के टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है। कहने का मतलब है कि हम बार बार लिक्विडिटी के चार्ट्स अपने एपिसोड्स में शेयर करते हैं, और लिक्विडिटी ही है जो मार्केट्स को मूव करती है। जब लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है तो सारे एसेट प्राइसेस जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, और जब लिक्विडिटी मार्केट में आती है तो एसेट प्राइसेस दोबारा से चढ़ने लग जाते हैं। तो ये चीज बेसलाइन है किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपने एनालिसिस करना है किसी भी एसेट क्लास का, पहले आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है सिस्टम में या कम हो रही है। राइट, एंड इस हिसाब से लाइक फॉर लास्ट वन एंड हाफ मंथ वो चार्ट में जो दिख रहा है कि लाइक लिक्विडिटी हैज बीन पंपिंग आउट 2021 की एंड से लेके 2022, बट द स्टार्ट ऑफ 2023 ऑल द सेंट्रल बैंक्स आर चर्निंग आउट लिक्विडिटी। और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कैसे बैंकिंग क्राइसिस एंड ये सब की वजह से दे हैव टू चर्न आउट न्यू लिक्विडिटीज, अदरवाइज द सिस्टम विल नॉट सस्टेन। करेक्ट। एंड देन सेकंड चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये भी लिक्विडिटी का चार्ट ही है अगेन। और इसमें डैनियल लेक्लेयर ये बोल रहे हैं कि recognize the game for what it is. The global financial system is just an elaborate dance for liquidity. It's the entire game। और इसमें इन्होंने फेड, बैंक ऑफ जापान, चाइना और ईसीबी की लिक्विडिटी जो कि ब्लैक लाइन है उसको कंपेयर करा है S&P 500 इंडेक्स के साथ। एंड देन मतलब क्या कोरिलेशन है मैन। अगर इसका आर स्क्वायर निकालेंगे एक्सेल शीट पे, थोड़ा रिग्रेशन वगैरह एनालिसिस करेंगे तो 0.98 के ऊपर ही आएगा वो, 0.99597 के आसपास रहेगा। तो दर्शकों को ये अगेन समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और सेंट्रल बैंक की ऐड हो गई है ना लिक्विडिटी, एंड देन हमने नैस्डैक से चेंज करके S&P 500 कर दिया, बट स्टिल मतलब सेम रिजल्ट। तो अगेन एज यू मेंशन्ड अर्लियर कि लिक्विडिटी इज द गेम इन टाउन। तो अगर आप समझ गए कि लिक्विडिटी कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, आप पैसे बनाना सीख जाओगे टोटली। एंड देन आज के नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो ये जेफरी श्नाइडर ने एक चार्ट शेयर करा था 31 मार्च को, ये शेयर करा था चार्ट उन्होंने बोला था फॉर द थर्ड स्ट्रेट वीक the 8-week bills at auction were so heavily in demand that the low yield was again zero। तो कहने का मतलब ये है कि जो 8-week ट्रेजरी बिल्स की ऑक्शन रहती हैं, जो शॉर्ट डेटेड डेट रहता है अमेरिका की सरकार का, उसकी ऑक्शन के रिजल्ट शेयर करें जेफरी श्नाइडर ने। और जो ये ब्लू वाली लाइन है ये बता रहा है कि उस ऑक्शन के दौरान जो लो यील्ड था वो कितना गया है। और उन्होंने ये बोला है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्दो ये बोल रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस अवॉइड हो गया है, टल गया है, जो होना था हो गया है, बट थर्ड वीक इन अ रो जो लो यील्ड एक ऑक्शन पे था, वो 8 वीक वाली ऑक्शन पे वो गया है अगेन 0% पे। और जीरो का अगेन इसका मतलब ये है कि इट्स अ रन फॉर कोलैटरल, मतलब कोलैटरल की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है सिस्टम में। इज अ रन फॉर कोलैटरल इन द बॉन्ड मार्केट। तो एज लॉन्ग एज कोलैटरल की डिमांड इतनी ज्यादा रहेगी, वो यही दर्शाता रहेगा कि सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। और सिस्टम में कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो एक तरह से इंश्योरेंस ही आई है, जो सबको छोड़ छाड़ के इंश्योरेंस की तरफ भाग रहे हैं कि अगर उनका कहीं पे पैसा पड़ा हुआ है बैंकिंग सिस्टम में, किसी फंड में लगा हुआ है, वहां से निकाल के वो 0% पे भी अमेरिका की सरकार के शॉर्ट टर्म डेट को खरीदने को तैयार है। बिकॉज उनको पता है कि 8 हफ्ते बाद वही पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ, बैंक फट गया तो हो सकता ना मिले, पर अगर ट्रेजरी बॉन्ड शॉर्ट डेटेड खरीदता है तो 8 हफ्ते बाद वो पैसा उनके हाथ में होगा। इसका ये मतलब है। तो अगेन हमें ये दर्शा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रही है। या लाइक इवन इफ द मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बोलते रहते हैं कि लाइक दे हैव टू पेडल दिस आइडिया कि सारे सब कुछ सही है ताकि लोग पैनिक ना करें, बट द चार्ट्स एंड द डेटा आर एज यूजुअल वही दर्शा रहा है कि पैनिक का अभी तक बजाय बरकरार है मार्केट में। ये बहुत ही अननेचुरल है 0% में डेप्ट खरीदना, राइट? दैट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन एक्शन। बट अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि
that is making sense to people. करेक्ट। और ये चार्ट मतलब 2022 तक जा रहा है बैक, और यहाँ पे देखें तो जो ब्लू वाला है दैट्स द लो यील्ड, है ना, एंड देन जो ब्लैक वाला है दैट्स आई थिंक इट्स द मीडियन, एंड देन जो रेड वाला है दैट्स द हाई यील्ड। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट है ना यूनिसन में ही चल रहा है, तो तीनों ऑलमोस्ट सेम सेम रहते हैं, मार्जिनल डिफरेंस ही रहता है। तो अभी सिर्फ लास्ट 3 हफ्ते में ही है कि जो लो यील्ड है वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो दैट्स द थिंग दैट्स नोटिसेबल कि ये वैसे जनरली होता नहीं है, ये सिर्फ क्राइसिस के टाइम पे होता है। राइट, मूविंग ऑन, और जिम बैंकों ने चार्ट शेयर करा था, वो बोल रहे हैं कि बैंक्स आर सीइंग द लार्जेस्ट डिपॉजिट आउटफ्लोज इन 50 years. 2001 is excluded as explained. Most of the deposit drawdown happened before Silvergate failed on March 8th, labeled. Constant deposit outflows contributed to failures, not failures caused the outflows. ये लाइन समझने वाली है मैन। और जिम बैंक को ये बोल रहे हैं कि जो आउटफ्लोज था वो कॉन्स्टेंटली हो रहा था, तो जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका का वो ब्लीड कर रहा था, और वो ये बोल रहे हैं कि आउटफ्लोज 8 मार्च को जो बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही हो चुका था आउटफ्लोज। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग क्राइसिस हुआ है और उसके बाद आउटफ्लोज शुरू हुआ है होना। और अगेन हमारे दर्शकों को पता ही होगा कि आउटफ्लोज क्यों हो रहा है, बिकॉज अमेरिका की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं बहुत लो चल रहे हैं, और जो अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पे यील्ड चल रहे हैं वो 4-4, 5-5% चल रहे हैं। तो आप वही पैसा बैंक में रखो, कुछ नहीं मिलेगा, तो लोग अपने बैंक से निकाल के सरकार के बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम खाली हो रहा है। और ये चार्ट देखें तो 1975 से भी पीछे जा रहा है, 70s का ही चार्ट है। तो 70s में, अर्ली 80s में एक रिसेशन आया था भयंकर वाला, तो उसमें लिखा हुआ था जनवरी 1975 ड्रॉडाउन was in the aftermath of October 28, 1974 failure of Franklin National Bank, at the time the largest bank failure in American history. तो यहाँ पे बैक इन द डे एक बैंक फेलियर हुआ था, उस टाइम पे ये इतना बड़ा ड्रॉ डाउन हुआ था बैंकिंग सिस्टम में से। एंड देन ये 2000 के बाद .com बबल के बाद लिखा हुआ है कि ड्रॉडाउन ड्रिवन बाय ब्लॉकेज इन पेमेंट्स एंड ट्रांसफर ड्यू टू 9/11। ये 9/11 के टाइम पे ये तो बोल रहे हैं कि चलो ब्लॉकेजेस इन पेमेंट्स और ट्रांसफर्स हुआ था जिसकी वजह से हुआ था ड्रॉडाउन, तो इसको इग्नोर करा जा सकता है। तो अगर इसको सिर्फ इग्नोर कर दें तो 70s के बाद 80s के बाद ये सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम में से आउटफ्लो चल रहा है इस टाइम पे, मतलब भयंकर वाला है पैसा जो निकल रहा है बैंकों से। राइट, मूविंग ऑन, तो ये अगेन होल्कर जी का चार्ट है, वो बोल रहे हैं कि बैंक रन इन स्लो मोशन कंटिन्यूज। ये भी 1 अप्रैल का है चार्ट। इसमें उन्होंने बोला कि डिपॉजिट्स एट द यूएस बैंक्स फेल शार्पली फॉर अ सेकंड वीक। डिपॉजिट्स एट द कमर्शियल बैंक्स ड्रॉप्ड बाय $125 billion in week ended March 22nd। तो March 22nd को जो हफ्ता एंड हुआ था उसमें $125 बिलियन और निकले बैंकिंग सिस्टम से, मार्किंग 9th स्ट्रेट पीरियड ऑफ डिक्लाइंस। 9वां स्ट्रेट हफ्ता था जब हर हफ्ते पैसे निकल रहे हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस चार्ट से, है ना, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर सितंबर के बाद से ही लगातार पैसे निकल रहे हैं। और यहाँ पे आके तो एकदम से टमल्चुअस ड्रॉप ये है 1 जनवरी से ऑफ दिस ईयर, सिग्निफिकेंट मतलब पैसा निकल रहा है। हाईलाइटिंग द प्रेफरेंस फॉर हायर यील्डिंग मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स भी एसेंशियली क्या होते हैं कि जो यूएस के डेट रहता है उसी में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस के ट्रेजरी के बॉन्ड्स या शॉर्ट डेटेड टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेंशियली लोगों को वहां पे ज्यादा यील्ड मिल रही है तो बैंक में पैसा नहीं रखने। मूविंग ऑन सिमिलर लाइंस, ये एक और चार्ट है, ये 1 अप्रैल का चार्ट है, और इसमें ये बोला है कि डिपॉजिट्स एट द यूएस कमर्शियल बैंक्स फेल बाय $84 बिलियन दिस वीक। मतलब पिछले हफ्ते में अगेन और $84 बिलियन निकले हैं, तो ये रुक नहीं रहा है ना, इट्स कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बन नहीं रहा है लोगों का मार्केट के ऊपर। कौन कहां से कब बस्ट हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है, सो एवरीबॉडी इज इन पैनिक मोड एंड लाइक ट्राइंग टू फाइंड, लाइक हम लोग जैसे बात किए 0% इंटरेस्ट में ट्रेजरी खरीदना, that is also a move out of the banking systems to get into some commodities, and इसके ऊपर बिटकॉइन का भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, because bitcoin will come up as a separate and parallel commodity जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, विदाउट द काउंटरपार्टी रिस्क। अगेन जो फेड का स्टैंस है वो यही है कि वो इंटरेस्ट रेट अभी नहीं गिराएंगे, तो लोग ये अपने मन में आशा बना के बैठे हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आने वाले टाइम में हाई रहेंगे, जो बॉन्ड यील्ड्स है उस पे, और क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट हाई रहेंगे तो बैंक में पैसा क्यों रखें, तो वीक अपॉन वीक लोग पैसा निकालने जा रहे हैं। तो एज मेंशन्ड कि लास्ट वीक में $84 बिलियन और निकला है, ऑल्दो मेन स्ट्रीम मीडिया हाश है इसके बारे में,
बट आने वाले हफ्तों में हम देखते रहेंगे कि और कितना पैसा निकल रहा है। टोटली। तो अभी ये तो हमने जनरली बात करी कि बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल। आइए अब कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो ये होल्गर जी ने चार्ट शेयर करा है कि तो चार्ल्स श्वाब के बारे में बात कर रहे हैं होल्गर जी, और बोल रहे हैं चार्ल्स श्वाब स्टॉक इज हैविंग द वर्स्ट मंथ सिंस 1987 as depositors are pulling money from the bank's account searching for higher yields, depriving Schwab of cheap funding and putting pressure on earnings. Charles Schwab again one of the largest institutions है और काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। एट वन टाइम आई थिंक लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस था यूएस में, और इनके पास $7 ट्रिलियन अंडर मैनेजमेंट है। मैन, $7 ट्रिलियन मैनेज करता है चार्ल्स श्वाब। और वहां से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से मतलब इतने जबरदस्त आउटफ्लोज हो रहे हैं, उसको नहीं लोग ट्रस्ट कर रहे, तो फिर छोटे मोटे जो रीजनल बैंक्स हैं उनका तो क्या ही बनेगा, है ना? राइट। तो दिस इज वन इंस्टीट्यूशन टू कीप एन आई ऑन आने वाले हफ्तों में, कि जैसे क्रेडिट स्विस से है ना डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट टूटा था और लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, सिमिलरली चार्ल्स श्वाब की भी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। राइट, मेक सेंस। एंड देन द नेक्स्ट चार्ट है, ये लिंकन नेशनल करके इंश्योरेंस कंपनी है, उसका जो सीडीएस है वो भी रिसेंटली स्पाइक करा है, एंड सिमिलरली मेट लाइफ है उसका भी स्पाइक करा है। तो ये बोला जा रहा है कि बैंक्स को तो बचाया गया है अभी, while the BTFP program has backstopped banks holding underwater bonds, these same mechanics have created unrealized losses on balance sheets in other industries. Insurance companies have seen CDS prices jump. तो जो बैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स रहते हैं और वो ये इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो BTFP प्रोग्राम से आप बैंक्स को तो बचा लोगे, पर जो ये इंस्ट्रूमेंट्स जब फटेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से उसके अदर साइड काउंटर पार्टी है, तो इनको कौन बचाएगा फिर? और ये मार्केट रियलाइज कर लिया है और उसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके सीडीएस स्पाइक कर रहे हैं। तो ये भी अगेन लिंकन नेशनल इज अनदर कंपनी टू कीप एन आई ऑन। राइट, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। राइट। और ये चार्ट बहुत ही भयंकर चार्ट था मैन, वन ऑफ माय फेवरेट्स इस हफ्ते में। और ये चार्ट क्या है कि हमें पता है कि जो बैंकिंग क्राइसिस है वो 8 मार्च को स्टार्ट होना शुरू हुआ था, और 8 मार्च से पहले जो मार्केट में सेंटिमेंट था या नैरेटिव था मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो ये था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो इस पूरे साल में कोई रेट कट नहीं करने वाला। ये हम मार्च 8 का चार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या बोल रहा है, इम्प्लाइड पॉलिसी रेट, कि पॉलिसी रेट क्या होने वाला है 8 मार्च, एंड देन 3rd of May, 26th of July, 1st of November, और ये 31st January 2024। तो अगले ऑलमोस्ट एक साल का पॉलिसी रेट क्या रहने वाला है यूएस में, उसका चार्ट है। एंड देन ये है नंबर ऑफ हाइक्स कट्स प्राइस्ड इन, जो अभी करंट मार्केट में रेट चल रहा है ना, उसके ऊपर कितने कट्स या हाइक्स जो है वो प्राइस्ड इन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हाइक्स ही थी। 8 मार्च तक मार्केट यही बोल रही थी कि 1 2 3 हाइक्स होंगी, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई तक ऑलमोस्ट 4 हाइक्स होंगी, उसके बाद आके एक स्लाइड सा रेट का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, है ना। एंड देन मार्च 9 को देखो सेंटिमेंट कैसे चेंज हुआ। तो मार्च 9 को वो 3 से 2.5 पे आ गया। मार्च 10 को 10 AM का चार्ट है और उसका जो ग्राफ है और नीचे चला गया। मार्च 10 को 10 PM 12 घंटे बाद चार्ट की शेप देखो। मार्च 12 को पता, मार्च 13 जो था मंडे था, उस दिन मंडे मॉर्निंग को ही जो बाइडेन की स्पीच आई थी, और उससे पहले ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बहुत सारे बैंक्स फट सकते हैं अगर प्रॉब्लम हुआ तो। एंड देन मंडे को सुबह 8 बजे तक लुक एट द चार्ट मैन, मतलब रेट हाइक सारा निकल गया, एंड देन सिर्फ रेट कट्स। एंड देन मार्च 15 तक आते आते देखो मैन, मतलब मार्केट सिर्फ फिर ये प्रोटेक्ट कर रही थी कि कोई भी रेट हाइक नहीं होगा या स्लाइड सा एक रेट हाइक होगा, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर गोइंग इनटू 2024 मैन सिर्फ रेट कट्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि मार्केट का सेंटिमेंट विद इन अ फ्यू डेज क्या जबरदस्त, विद इन 5 डेज इतना जबरदस्त पलटा है। और वो यही बता रहा है जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन या मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस था, वो इस चार्ट में हमें समझ आता है वो टोटली। एंड दिस इज आल्सो नाइस प्रोग्रेशन, जो एक के बाद एक दिन वाइज दिखा रहा है कि कैसे सेंटिमेंट एंड प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर चेंज हो रहा है। एंड जिस तरह से शुरू हुआ था मार्च 8 में और जिस तरह से खत्म हुआ मार्च 13, 5 दिन की गैप में इट कंप्लीटली रिवर्स्ड। मूविंग ऑन, तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, गोल्ड का चार्ट है, बट स्टिल साउंड मनी है बैक इन द डे का। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड पे बेट करते हैं जब भी टेंशन आती है सिस्टम में। तो जो ब्लैक वाली लाइन है, ये फेड की जो है वो इमरजेंसी विंडो से कितने लोन्स दिए गए हैं,
वो बताता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2008-9 के आसपास जब बैंकिंग क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे ये ब्लैक लाइन में स्पाइक आया था, जिसका मतलब कि बहुत सारा पैसा इमरजेंसी विंडो से दिया गया था। उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था एक जबरदस्त वाला गोल्ड में, और गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट $800 पर आउंस से बढ़ के ऑलमोस्ट $1800 पर आउंस पे चला गया था। एंड देन ये कोरोना क्राइसिस के टाइम पे अगेन हमने देखा कि छोटा सा इमरजेंसी विंडो से 100 बिलियन या $150 बिलियन के आसपास रिलीज करा गया था। एंड राइट। देन उसके बाद भी गोल्ड में स्पाइक आया था। तो अभी क्योंकि एक इतना बड़ा स्पाइक आया है, तो अगेन लोग मार्केट में ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस में भी एक जबरदस्त रैली आने वाली है आने वाले टाइम में। राइट, मेक सेंस। एंड देन अगर गोल्ड के प्राइस में रैली आएगी तो बिटकॉइन के प्राइस में तो उससे आना ही ज्यादा पड़ेगा, कहाँ जाएगा। मल्टीपल एक्स आएगी उससे। अगर गोल्ड या में 2x होएगा तो बिटकॉइन तो व्हाटएवर 3 4 5x ही होएगा। या 5x from here gives us to what, $150,000? या विच इज स्टिल या कंजर्वेटिव है ना कंपेयर टू बालाजी's bet मैन। बालाजी तो $1 मिलियन का बेट ट्रू, कर रहे हैं। ट्रू। या इट्स स्टिल कंजर्वेटिव compared to that. नेक्स्ट चार्ट है, ये यूएस का डेट का चार्ट है मैन, और ये क्या भयंकर चार्ट है। तो ये बता रहा है कि 215 साल में यूएस ने अपने इतिहास में $60 ट्रिलियन का डेट इशू करा था, जो कि हम ये देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1776 से लेके यहाँ पे आई थिंक 2000 कुछ 7-8 तक होएगा $7 ट्रिलियन का डेट। और ये कोरोना क्राइसिस के बाद से मार्च 2020 से लेके अब तक 2-3 साल में 27 महीने में $60 ट्रिलियन का डेट उन्होंने प्रिंट कर दिया है मैंने, या इशू कर दिया है। तो ये बता रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन जब आती है तब यही सीन होता है कि बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा डेट इशू होता है, और ये कंपा देने वाला चार्ट है अगर आपको समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है। Right. And it looks exponential. It's growing या exponential, and there is no sight of stopping. They can't stop also. The moment they stop, the market's gonna crash, and they have to come in and do the same thing again. That's what happens. Like ये fiat system में पहले 50, 60, 70 years, the economist will say like we will manage it, we will do tightening, we will pull out liquidity from time to time. बट मार्केट जैसे अपना केओस क्रिएट करता है, मार्केट में जैसे अपना चीज़ें अपनी तरह से फटती है, तो दैट पॉलिसी डजंट वर्क आउट एट ऑल, एंड व्हाट द इवेंचुअल एंड गेम इज लाइक दे विल प्रिंट टू ऑब्लिवियन, बेसिकली प्रिंट द डॉलर टू जीरो, एंड देयर इज नो अदर थिंग दैट दे कैन डू। और ये एक वीडियो है जो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को दिखाएं, और ये बता रहा है कि जो एक डेट बेस्ड सिस्टम है इसमें कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर पाएगा मैन। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी आपका फायदा होएगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ एसेट क्लासेस का बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन, बिटकॉइन के सामने उन्होंने कैसा परफॉर्म करा है स्टार्टिंग 2011। ऑलराइट, तो ये छोटा सा वीडियो हमें वो दिखा रहा है। सो दिस इज यूएस डॉलर बिटकॉइन, टेस्ला, okay, JP Morgan, Amazon, everything looks like a shitcoin, right? यूएस का 10 ईयर, Bitcoin. यप, वैनगार्ड का रियल एस्टेट का फंड, गोल्ड, S&P 500, ऑयल, बर्कशायर हैथवे जिसको बोला जाता है इतना बढ़िया, यूरो, एप्पल कंपनी का स्टॉक, वीजा का स्टॉक, एनवीडिया का स्टॉक, सिल्वर, कोका कोला, Nasdaq, you Yeah. name it man, you name it. Yeah, if you like try to plot the whole world against Bitcoin का price, ये सारे प्राइस चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिखता है, और ये काफ़ी सिमिलर है। कोई अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो एंड इफ़ यू हैव सीन द शिटकॉइन चार्ट्स की पंप होने के बाद जो डंप वाले फेज आते हैं जहाँ पे इट गोज टू द जीरो एंड रग पुल होते हैं जिस मोमेंट में, उस मोमेंट का चार्ट एकदम ऐसे ही दिखते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, आने वाले 10 20 50 साल में ये चार्ट्स और नीचे जाते रहेंगे, they'll fade to oblivion. बिटकॉइन के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा कोई भी एसेट क्लास। या theoretically not possible. यप। एंड देन नेक्स्ट चार्ट, आज का फाइनल चार्ट है, ये प्रेस्टन पिश का चार्ट है। बोल रहे गाय, how do you define performance? Bitcoin compared to a major bank index is about 90% difference in the past quarter.
क्वार्टर, सिर्फ एक क्वार्टर में बिटकॉइन ने 90% आउट परफॉर्म करा है केबीडब्ल्यूबी को, जो कि है स्मॉल बैंक का इंडेक्स। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2023 से ये ऑरेंज लाइन है, ये बैंक का इंडेक्स जो कि डाउन है ऑलमोस्ट 23%। और जो बिटकॉइन है दिस इज अप 70%। तो इनका जो रिलेटिव डिफरेंस है वो 90% का है। मतलब अगर आपके $100 लगे हुए थे बैंक इंडेक्स में, तो आपके पास राइट अभी 80 भी नहीं बचे, 78 बचे हैं। और वही 100 अगर बिटकॉइन में लगे तो आपके 170 हो गए हैं। थिंक अबाउट इट, इतना फर्क है। तो दैट्स बिटकॉइन, है ना, परफॉर्मिंग कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट सेक्शन। आज का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि बैंकिंग क्राइसिस पे देखते हैं कि क्या न्यूज चल रहा है इस वीक। तो एक न्यूज तो ये आया था मार्केट वॉच पे, और नोरियल रूबिनी जो कि बिटकॉइन ट्विटर उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता एंड फॉर द राइट रीजंस, पर उन्होंने कोई एक बात तो सही बोली, और वो ये बोल रहे हैं कि most US banks are technically near insolvency and hundreds are already fully insolvent। तो उनके कहने का मतलब है कि अगर उनकी बैलेंस शीट पे एसेट्स और लायबिलिटीज कंपेयर करी जाए तो हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स हैं यूएस के अंदर जो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो दिवाला हो चुके हैं, बस वो बता नहीं रहे हैं। और ये काफी भयंकर न्यूज था जो इस हफ्ते आया है, हमें बता रहा है अगेन ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के एक दो नहीं है कॉकरोचेस, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कॉकरोचेस छुपे हुए हैं। Right, and this has been the story of fractional reserve banking for a long time. बहुत सालों से लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। देयर वाज, आई रिमेम्बर, एक टाइम पे एक पार्लियामेंट में एक वीडियो था, कोई पॉलिटिशियन उठ के यही बात बता रहे थे जो ये ओपिनियन पीस में है कि all the banks are bankrupt because of the way they operate with the money. Apparently like that's okay. Apparently उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है until and unless लोग अपना पैसा वापस नहीं मांग रहे। एंड जब लोग अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं तभी जाके ये केओस सामने आते हैं। बट या आई वुड नॉट से आई एम सरप्राइज्ड। फेड को दैट्स द रीजन मैन, उनको करना पड़ा बैकस्टॉप, बिकॉज नहीं करेंगे तो मतलब उथल पुथल मच जाएगा पूरे यूएस में। राइट, एंड देन ये मैक्रो एल्फ का चार्ट था, और मैक्रो एल्फ बोल रहे हैं कि हिस्ट्री शोज दैट स्टॉक मार्केट्स बॉटम ऑन एवरेज 11 months आफ्टर, नॉट बिफोर अ रिसेशन स्टार्ट्स। If you think the S&P 500 lows were hit last year, then you think we already had a mild recession in 2022. We don't get a recession at all, and this time is different. उनके कहने का मतलब पता क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो यूएस के कुछ आउटलेट्स हैं, सीएनबीसी हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, वो पिछले एक हफ्ते से ना ये नैरेटिव चला रहे हैं कि स्टॉक्स में बुल मार्केट आने वाला है अगेन। एसेंशियली वो मार्केट को पंप तभी करते हैं जब उनके खुद के जो जान पहचान के लोग होते हैं उन्होंने अपनी बड़ी पोजीशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की निकालनी होती हैं और डंप करनी होती है रिटेल पे। तो रिटेल को वो बुल ट्रैप में फंसाने वाले हैं ना, किसी किसी को somebody has to be on the other side of the trade, somebody has to be on the other side। तो वो नैरेटिव जो चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने ये डेटा शो कराया, और वो डेटा ये बता रहे हैं कि जब भी रिसेशन स्टार्ट होता है उसके 11 महीने के बाद है स्टॉक मार्केट जो बॉटम करती है। तो उन्होंने पुराने हिस्ट्री में से स्टैट्स दिखाए हैं। तो नवंबर 73 में रिसेशन आया था, रिसेशन स्टार्ट हुआ था नवंबर 73 में, और S&P 500 ने लो बनाया था अक्टूबर 74 में, 11 महीने के बाद। और 80s के जो दो रिसेशन आए थे, पहले वाले में जनवरी 80 में एंड देन मार्च 80, 2 महीने का, देन जुलाई 81 में रिसेशन स्टार्ट हुआ है, अगस्त 82 में, 13 मंथ्स के बाद S&P में लो बना है। और कई बार तो 19 एंड 15 मंथ्स भी लगे हैं, इसका एवरेज निकाले तो 11 मंथ्स, वो भी इसलिए दो रिसेशन में क्योंकि स्क्यूड था, थोड़ा सा छोटे फिगर्स थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो वर्स था इज बिहाइंड अस। और हमने देखा ही है कि जो यूरो डॉलर यूनिवर्सिटी के जेफरी श्नाइडर है वो भी बार बार यही शेयर करते हैं अपने ट्वीट्स में कि वर्स्ट इज स्टिल अहेड ऑफ अस, और यील्ड कर्व भी हमें यही बता रहा है। तो इस चक्कर में मत फंसिए कि स्टॉक्स खरीद लेते हैं कि शायद बुल मार्केट आने वाला है। अभी 8 से 9 महीने या मे बी एक साल में एक जबरदस्त करेक्शन आएगा स्टॉक्स में, एंड देन दैट माइट बी, है ना, समथिंग। और हम बिटकॉइनर्स को कभी रिकमेंड ही नहीं करते कि बिटकॉइन के अलावा किसी एसेट क्लास में पैसा बनाया जाए, बट स्टिल ये मैक्रो एल्फ जो है ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव चल रहा था कि स्टॉक मार्केट में बुल रन आने वाला है, उसके लिए उन्होंने सही ये डेटा प्रेजेंट करा है। और आज का आखिरी ट्वीट है थॉर्स्टन पॉलिये का, उन्होंने डेटा शेयर करा है, और ये उन्होंने शेयर करा है 30 मार्च को। और वो एसेंशियली ये दिखा रहे हैं कि जो यील्ड्स है इस टाइम पे क्या चल रही है। तो 1 मंथ में 4.18% है ना, 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे ही
goes forward 1 year, 2 year, 10 year, 20, 30 year. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4.1, 4.3, 4.7, 4.9 4 महीने के बाद 4.9% है, और उसके बाद सडनली यील्ड्स कम होनी शुरू हो गई हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 months में राइट। कम हो गई, 1 year में और 2 year में, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि ये यील्ड कर्व अगेन हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि पूरे 4 महीने के बाद कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे मार्केट में। और वो इवेंट रहेगा जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि कुछ बड़ा बैंक फटेगा या कुछ ऐसा सीन होएगा जिससे मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स एकदम से क्रैश करेंगे। तो है ना, दैट्स द इवेंट दैट यू ओके। वांट टू वेट फॉर। या तो अगेन जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी चीजें निकल के आ रही हैं सस्ते, भी हमें यही बता रही है कि बैंकिंग का क्राइसिस अभी कंटिन्यू रहेगा आने वाले हफ्तों में, और हम इस पे और देखते रहेंगे क्या चल रहा है। टोटली। या और इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। एक नया लीगल रूल्स आया है यूएस में जो काफ़ी डरावना है, एंड उसका मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे ऐप्स जिसको यूएस गवर्नमेंट मैलिशियस या फिर डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी मान सकते हैं, वो सारे ऐप को वो लोग बैन कर रहे हैं। एंड उसके साथ कोई भी यूज़र अगर वीपीएन यूज़ करके वो ऐप एक्सेस करते हैं, if the government finds them out, then it could get 20 years of prison sentence with $250,000 of fine, which is a काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, काफ़ी बड़ा स्टेप है towards taking action against net neutrality and internet freedom and ये सारी चीज़ें। टिकटॉक लेके यूएस गवर्नमेंट बहुत पहले से ही बात कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे रेस्ट्रिक्शन ऐसे बहुत सारे ऐप्स, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन वॉलेट्स, बिटकॉइन मिक्सिंग सर्विस, कस्टडी सॉल्यूशंस, नॉस्टर एंड बाकी सारे ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप एंड प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करते रहते हैं, वो सारे चीज़ों पे इसका इफेक्ट आ सकता है। And it seems like US government is quite serious about this thing and they are taking real measure। तो बिल ऑलरेडी कांग्रेस में प्रेजेंट हुआ है, ये लॉ में फॉर्म नहीं हुआ है अभी तक, but it seems like not many people, not many leaders are rising up to speak up against it। एंड अगर कोई इसके ऊपर रेजिस्ट नहीं करते, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं आते, तो ये बिल पास भी हो जाएगा एंड दैट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंटरनेट फ्रीडम एंड नेट न्यूट्रलिटी। ओडल का ट्वीट रेस्ट्रिक्ट एक्ट के ऊपर इज एडवर्टाइज्ड एज अ टिकटॉक बैंक, बट इट मस्ट बी ब्रॉडर देन दैट। इट कैरीज अ 1 million fine up to 20 years in prison. It is unconstitutional and would create massive legal restrictions on the open source movement and free speech। जो एक्चुअली डर का सबसे बड़ा वाला पॉइंट है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेशंस, ओपन सोर्स सर्विसेज, ओपन सोर्स होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ये सब के ऊपर इसका क्या इफेक्ट बनता है। करेक्ट। और इसको देख रहे हैं हम कि पेट्रियट एक्ट 2.0 करार दिया गया है। एंड पेट्रियट एक्ट था जो अमेरिका में जब 9/11 का अटैक हुए थे उसके बाद ये लॉ लाया गया था पेट्रियट एक्ट का, और इसको गाइस ऐसे करा गया था कि ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक्ट है। पर उसके चक्कर में उन्होंने सर्वेलेंस स्टेट को इम्प्लीमेंट करा था। आपकी सारी फोन कॉल, सारा इंटरनेट का डेटा, सारा ईमेल्स का डेटा एनएसए को अधिकार मिल गए थे कि वो इसको एट ऑल टाइम स्टोर करके इसको किसी भी मतलब पैसिव सर्वेलेंस चला सकते हैं एट ऑल टाइम्स। तो इसको अगेन यही बोला गया है कि इट्स पेट्रियट एक्ट 2.0। और हमें पता है कि आजकल इंक्रिप्शन की सर्विसेज जैसे नॉस्टर और बिटकॉइन जैसे प्रोडक्ट्स ही मैन, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को जो उनको एक सेल्फ सॉवरेन, एक सॉवरेन इंडिविजुअल बनने में हेल्प करती हैं। और एक गवर्नमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि सॉवरेन इंडिविजुअल बुक में भी टू सम एक्सटेंट ये मेंशन करा गया है कि गवर्नमेंट्स हमेशा ट्राई करेंगी कि जो भी सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स इंक्रिप्शन यूज करके इंडिविजुअल को पावर देने की कोशिश करेंगे, और जिससे गवर्नमेंट्स की पावर जाएगी उनको बंद करने की कोशिश करेंगे। या और वैसा सही हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो अपने आप को बोलता है कि हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब पुलिंदा है, और वो भी ऐसे एक्ट्स लेके आ रहे हैं। राइट।
एंड इसके ऊपर ग्रेग प्राइस का ट्वीट है, द बिल ऑन बैन टिकटॉक एब्सोल्युटली टेरिफाइंग, इट गिव्स द गवर्नमेंट द एबिलिटी टू go after anyone they deem as a national security risk, at which point they can access everything from their computer to video games to their ring light. This is a patriot act of internet. So ये भी वही बात बोल रहे हैं कि इट्स अ पैट्रियट एक्ट जो 9/11 के बाद फॉर्म हुआ था, जिससे गवर्नमेंट का इनफाइनाइट आउटरीच बन जाते टू वायलेट एनीबडीज प्राइवेसी एंड डेटा फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन. इवेंचुअली दे आर गोइंग फॉर इट. सो आई होप कि यूएस कांग्रेस में कोई लोग इसको अपोज कर सकते, अपोज करके इसको बिल में फॉर्म ना होने दे. बट अगर ये बिल में फॉर्म हो जाते देन या आई डोंट नो, ऐसे चीज़ें, ऐसे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यूएस नहीं, बाकी सारे देशों में, एटलीस्ट बड़े बड़े देशों में आ सकते. एंड बहुत दिनों से आ रहे, बहुत तरीके से आ रहे. चाइना, रशिया, ईरान, इवन टू सम एक्सटेंट इंडिया, दे ऑल्सो हैज सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट. सो इसके ऊपर ओपन सोर्स मूवमेंट का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का क्या इफेक्ट होते, लोग कैसे सरकमवेंट करते, ये इन्फोर्सेबल है भी कि नहीं, ये सारे चीज़ हम लोग देखते रहेंगे आगे वाले वीक में. बट ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते थे कि ये काफ़ी बड़ा वाला लीगल न्यूज़ है ऑन द जेनेरिक एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड प्राइवेसी. उसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट विच इज़ अगेन ऑन कैश. जो कैश के बारे में हम लोग कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे कि बहुत सारे जगह में CBDCs को इशू बनाते हुए कैश को मार्केट से निकाले जाने की एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दिख रहा है. एंड EU का अभी ये न्यूज़ है, EU to cap cash and crypto payment that can be accepted by person providing goods and services. They set limit is €7,000 for cash payment and 1,000 for crypto transfer. These are all steps towards a CBDC. So basically EU has came out a rule कि अगर आप कोई व्यापारी हो, अगर आपके पास कोई दुकान हो और अगर गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो आप, तो €7,000 के ऊपर कैश यूज़ नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ अ डायरेक्ट ब्लो ऑन द कैश बेस्ड इकोनॉमी. एंड कैश बेस्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट्स क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं. इज़ लाइक एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर वेयर यू यूज़ योर मनी, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर किसके साथ आप पैसा दे रहे हो, किस चीज़ पे पैसा दे रहे हो एंड कब तक आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो. सो CBDCs को बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्रामेबल मनी बोल के बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास. दे आर सेइंग कि दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ क्रिप्टो एंड बिटकॉइन विद द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. बट ये प्रोग्रामेबल मनी तो है ही, बट प्रोग्रामेबल नॉट इन द वे दैट वी अंडरस्टैंड एज बिटकॉइन एज प्रोग्रामेबल मनी. ये प्रोग्रामेबल इस तरीके से है कि आपके पास अगर ये पैसा आते तो ये पैसे के ऊपर प्रोग्राम किया रहेगा कि आप कहाँ जाके इसको स्पेंड कर सकते हो, किसके साथ इसको स्पेंड कर सकते हो और कितना टाइम में इसको स्पेंड कर सकते हो. सो CBDC यूज़ करके गवर्नमेंट probably will have the first time this minute control to control the spending of its citizens कि अगर आप इस महीने के अंदर अपना पैसा खर्च नहीं करते हो तो आपका पैसा एक्सपायर हो जाएगा. एंड गवर्नमेंट ये करना चाहते हैं बिकॉज दे आर एज वी सेड कि वो लोग कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली पैसे को इन्फ्लेट कर रहे हैं, पैसे का प्राइस कॉन्स्टेंटली डिवैल्यू हो रहा है. और इन ऑर्डर फॉर दिस सिस्टम टू वर्क दे नीड टू टेक आउट द सेवर्स. आप सेविंग नहीं कर सकते, आप पैसे बचा के नहीं रख सकते, आपको खर्चा करना ही होगा. और ये सारी चीज़ें बहुत फाइन ग्रेन्ड वे में CBDCs के थ्रू कंट्रोल हो सकता है. एंड वही एफर्ट हम नाइजीरिया में भी देखे थे, बहुत प्रोटेस्ट एंड बहुत सारे कियोस हुआ था इसके वजह से, अभी भी चल रहा है. एंड इन ऑल अदर प्लेसेस देयर हैज़ बीन एन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू बैन कैश. इस ट्वीट में जो €7,000 की कैश पेमेंट की लिमिट लिखी है, इस पे एक 2-3 दिन पहले क्रिस्टियन लगार्ड का एक वीडियो भी घूम रहा था ट्विटर पे, और उसमें उन्होंने वीडियो में बोला है कि अगर आप €1,000 से ऊपर की ट्रांसफर कैश पेमेंट में करते हो तो उसको ये माना जाएगा कि आप ग्रे मार्केट में डील कर रहे हो. तो मतलब ये भी बहुत ज्यादा है, लिमिट और ज्यादा कम कर दी जाएगी आने वाले टाइम में. Yeah, eventually they will put this limit to 0 and that's Yeah. their goal. So उसी न्यूज़ के साथ सेम थिंग फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया. ANZ Bank ending cash withdrawal from its branches.
This is the beginning of digital currency, the end of the cash and the life as we know it, and only you can stop it. So मेजर ऑस्ट्रेलियन बैंक ने भी डिक्लेयर किया है कि वो अपने एटीएम से कैश विथड्रॉल बंद कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट जस्ट यूरोप, दिस इज़ नॉट जस्ट अफ्रीका, दिस इज़ नॉट जस्ट यूएस, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चारों तरफ से हो रहा है. एंड कैश को माना जाता है इज़ लाइक द ओनली लास्ट स्टोन ऑफ प्राइवेट करेंसी सिस्टम दैट वी हैव. इसके अलावा बाकी जितने सारे करेंसीज दैट वी कैन यूज, दोज आर नॉट करेंसीज, दोज आर सर्वेलेंस टूल्स एंड दोज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल पीपल्स माइंड, बिहेवियर एंड एक्शंस. अगर कैश एकदम ही बंद हो जाते हैं मार्केट से तो लाइक बहुत सारे रिपरकेशंस है उसके, एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फ्रीडम, बहुत सारे. आई होप कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड बाकी जितने देशों में ये सारे चीज़ें हो रहे हैं इसकी दिशा में गवर्नमेंट जा रहे हैं, तो उनका जो कांग्रेस है वहाँ पे लोग इसके ऊपर जाके बातें करेंगे, इसके ऊपर अपोज करेंगे, एंड मे बी they will be able to stop it. Yep, let's hope so. Yep. तो उसी के साथ चलते हमारे next topic, which is a bit of a fun, but also a bit of a serious, but again bit of a fun. So this is Greenpeace. Greenpeace जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन प्रोपेगेंडा एंड मेन गोल यही है कि बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ माइनिंग एल्गोरिदम चेंज करना. अब मज़े की बात यह है कि बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ माइनिंग एल्गोरिदम तो ऐसे चेंज नहीं हो सकता, कि चेंज तो कोई कर सकता है अपना कोड लेके. कोड चेंज कर देने से ही बिटकॉइन का एल्गोरिदम एंड कॉन्सेंसस नेटवर्क का मैकेनिज्म चेंज नहीं हो जाता. सो ग्रीनपीस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस. सो बट देयर टैक्टिक इज लाइक टू come up with propagandas and come up with like hate pieces, fear mongering pieces on top of Bitcoin and its proof of work mining, so that it can gather enough amount of mind power, enough amount of political power and energy behind this idea कि Bitcoin का proof of mining बंद होना चाहिए. बहुत सारे लोग इसके पीछे पैसे डाल रहे हैं. There are like big institutions who are behind this organization and who are spending millions of dollars on creating this propaganda video. ये recently news आया था कि कोई artist वही एक propaganda video का एक shooting के लिए they came up with this sculpture called Skull of Satoshi, and it's basically a skull made out of motherboards and all, and उसके सर से ऐसे चिमनी टाइप का निकला हुआ है, and it looks scary. It's put inside a factory or some melting लोहा वोहा का factory, and उसके ऊपर उन्होंने photoshoot किया, and then they use that thing to kind of like do the fudding advertisement against Bitcoin. So यही चल रहे थे इसके ऊपर. ये ट्वीट में मैजिक इंटरनेट मनी इसलिए बोल रहा है कि ये जो स्कल्पचर बना था इसके लिए इन लोगों को एक भी बिटकॉइन माइनिंग का पीस नहीं मिला, एंड मे बी सोर्स नहीं कर पाए, मे बी किसी ने दिया नहीं, मे बी इन लोगों को समझ नहीं आया कि होना चाहिए. सो दैट वाज द फन ऑफ इट. तो बिटकॉइन की एसिक और जो नॉर्मल कंप्यूटर का मदरबोर्ड से फर्क भी नहीं पता होगा. या ट्रू. अगर पता होता तो ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं चलाते, बट मे भी शायद पता है, पता होके ही चला रहे. आई डोंट नो, वी डोंट नो. सो इट सीम्स लाइक अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, और काफी सारे पैसा है इसके पीछे. डैनियल बैटन का ये काफी लंबा ट्वीट है जहाँ पे ये इन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है, नॉट जस्ट अबाउट ग्रीन पीस बट ऑल्सो इन जनरल अबाउट रिसर्च and how do we do research in our current modern world. तो बिटकॉइन में हम लोग एक चीज़ बहुत बार बोलते हैं, do your own research, and do your own research में भी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपना ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता है. एवरीबडी इज टेकिंग समबडी एल्सेस वर्ड्स एंड एस्क्राइबिंग ट्रस्ट टू इट. डैनियल बैटन का ये पॉइंट था कि ग्रीन पीस का जो आर्टिकल निकला था वो आर्टिकल भी कोई भी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल नहीं थे. इनफैक्ट वो आर्टिकल में जितने सारे रेफरेंस किए गए हैं वो रेफरेंसेस भी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है. वो रेफरेंसेस भी अबाउट आर्टिकल्स जहाँ पे कोई किसी और का रिसर्च लेके उसके ऊपर कॉमेंट कर रहा है. So there is this huge tendencies of people commenting on people, commenting on people, commenting on people, commenting on people who is doing the final research. तो बहुत कम लोग एक्चुअली रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर बाकी सारे लोग मोस्टली कमेंट कर रहे हैं. एंड जब ये लोग ऐसे कमेंट करते तो वो कमेंट के ऊपर अपने बायसेस अपने नैरेटिव में चिपका देते हैं, और वो बायसेस चिपकाते ही ग्रीन पीस जैसे ये आर्टिकल मिलते हैं.
सो बिटकॉइन माइनिंग, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग, एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पहले भी बात किए हैं, आगे भी जाके बहुत बात करेंगे. इट्स अ गुड टॉपिक टू एंगेज ऑन, बट द वे द ग्रीन पीस इज मेकिंग प्रोपागेंडा आउट ऑफ इट, वो काफ़ी मैलिशियस दिखता है एंड उसके पीछे क्लियर कट एजेंडा श्योरली है. तो एजेंडा भी दर्शकों को बता देते हैं कि जो ग्रीन पीस है इसको क्रिस लार्सन ने $5 मिलियन दिए हैं, रिप्पल के जो फाउंडर है. और रिप्पल हमें पता ही है कि एक शिट कॉइन है जो सेंट्रलाइज्ड है और वो बैंकिंग सिस्टम के साथ ही उनका पूरा तालमेल है. और जो ये बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि जो बिटकॉइन है वो भी उनके हाथ में आ जाए. और बिटकॉइन अगर डिसेंट्रलाइज्ड है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम की वजह से है. तो उस प्रूफ ऑफ वर्क राइट. सिस्टम को चेंज तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए वो रिप्पल को बोल रहे हैं कि तुम ग्रीन पीस को पैसे दो और एक फंड क्रिएट करो, प्रोपेगेंडा क्रिएट करो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पे, और ये लोगों को दिखाओ कि इससे कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जबकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो इससे 100 गुना ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है. पर वो उनको राइट. कोई नहीं पड़ी है. अमेरिका में सिर्फ ड्रायर्स या कपड़े सुखाने वाले वो बिटकॉइन माइनिंग से ज्यादा एनर्जी लेते हैं. तो वो इनको नहीं पता कि लोगों को बोलो भाई ड्रायर ना यूज करो, धूप में सुखा लो. पर इनको जो एक पूरी दुनिया के लिए एक पेमेंट्स का डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बना है, एक तरह का आविष्कार है, उसके साथ इनको प्रॉब्लम है. दुनिया की अगर ये Right. 0.1-0.2% अगर एनर्जी भी यूज कर रहा है, तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. हमारे दर्शकों को हमेशा पता होना चाहिए कि पीछे चल क्या रहा है. राइट. राइट. एंड ये प्रोपागेंडा काफ़ी दिनों से चल रहा है. रिपल, प्रोबेबली जेपी मॉर्गन एंड ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी हाथ है इसके पीछे. एंड आइडिया वही है कि बिटकॉइन को डिमोनाइज करना है किसी तरह. एंड आप अगर ये पिक्चर देखेंगे एंड यू सी एट द स्कल ऑफ सतोशी, एंड वो बनाया ही गया है ऐसे कि ताकि ये बहुत डरावना लगे, बहुत डीमन जैसा लगे, बहुत बुरा चीज हो रहा है ऐसे टाइप का. मेन स्ट्रीम मीडिया का ये पैटर्न काफी दिनों से चल रहा है. मेन स्ट्रीम मीडिया इज अ प्रोपागेंडा क्रिएटिंग मशीन. एंड आज जो लोग आप बिटकॉइन में हो या क्रिप्टो में हो, एंड अगर आपको ग्रीन पीस का ये एफर्ट एंड ये सारी चीज़ें दिख रहा है, तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया एंड मार्केटिंग एजेंसी यूज़ करके प्रोपागेंडा बनाया जाता है. सो बिटकॉइन तो इससे चेंज नहीं होने वाला है, एंड लोग इसको डिबंक ही करते रहेंगे. हम भी दर्शकों को बताते रहेंगे कि पीछे का कहानी क्या चल रहा है. बट एट द सेम टाइम दिस शोज हाउ द मीडिया कंपनीज वर्क. यही मीम से हम लोग खत्म करेंगे कि ग्रीन पीस का चीज है. दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द बिटकॉइन कम्युनिटी. ग्रीन पीस केम अप विद दिस आर्टिकल, केम अप विद दिस डरावना स्कल ऑफ सतोशी स्कल्पचर एंड ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फियर. बिटकॉइनर्स बस उसके ऊपर मीम बनाते गए, एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया मीम आते रहा, नए नए कंटेंट्स आते रहे. लीना शेज जो लिटिल हॉडलर का बिटकॉइन इन्फोग्राफिक्स बनाते, कॉमिक्स बनाते, वो भी ग्रीन पीस के ये पीस के ऊपर एक बहुत बढ़िया कॉमिक पेज बनाया था. That's how Bitcoiners and Bitcoin kind of strikes back. Like, you throw Yup. us like weird shits and we are gonna make fun of it. यप. और क्या एम्ब्रेस करा मैन इस मीम को, इस स्कल्पचर को बिटकॉइन की कम्युनिटी में. और ये बोला गया है कि प्रॉब्ली द बेस्ट है ना आर्ट है जो अभी तक बिटकॉइन की कम्युनिटी से निकला है. और हाँ. उसका 3D ग्राफिक्स बना रहे हैं, 3D स्कल्स प्रिंट हो रही हैं, मतलब इट वेंट वायरल ऑन द बिटकॉइन ट्विटर. और वो ग्रीन पीस ने प्रोपेगेंडा बिटकॉइन के अगेंस्ट करा था और वो ग्रीन पीस के अगेंस्ट ही हो गया वो प्रोपेगेंडा, और ग्रीन पीस को भागना पड़ा उससे फिर. Yeah. So that's the beauty of open source and the hornets of the internet that we call as Yep. Bitcoin players. Moving on to the next topic. Next news में हमारे पास है Heidenberg Research, another mainstream research media that came up with a hit piece on Jack Dorsey's Block. जिस दर्शकों को मालूम नहीं है, Block is a company that is involved in creating a lot of different Bitcoin infrastructure projects, starting from mining, wallet, software, open source software projects and hardware wallets. Block is the company that Jack formed. वो Twitter छोड़ने के बाद उसका major focus is like creating जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए बिटकॉइन इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो डेवलप करना. सो हाइडेनबर्ग रिसर्च ने एक हिट पीस निकाले हैं कि ब्लॉक हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मैट्रिक्स एंड फ्रिक्शनलेस फ्रॉड फैसिलिटेशन एनेबल्स इनसाइडर टू कैश आउट ओवर 1 बिलियन. हाइडेनबर्ग रिसर्च एंड बहुत सारे रिसर्च ऐसे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ऐसे फंड निकालने वाले हैं.
Jack Dorsey and Block is kind of like a big name in Bitcoin and in cryptocurrency space in general. उन लोगों के ऊपर hit piece बनाना, उन लोगों को defame करना, is kind of fits into the same part of propaganda जिसकी वजह से Greenpeace चल रहा है, right? जिसके वजह से बाकी सारे crypto operation choke point चल रहा है. So उसी का एक wing दिख रहा है हमें ये वाले episode में भी. करेक्ट। और आई वाज गोना से कि सारी एप्स ही होती हैं यार क्रिप्टो के, इसमें कुछ परसेंट ऑफ द यूजर्स होते हैं जो शेडी एक्टिविटीज करते हैं, और FTX जैसे हमें पता है कि जो एक्सचेंजेस थे उन पे क्या क्या नहीं चल रहा था। BlockFi मतलब कितने ब्रोक हुए हैं जो यूएस में क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप्स थे, उन पे तो कभी हाइडनबर्ग ने कोई मतलब नहीं करा। एंड देन ब्लॉक इज अ रेनाउंड कंपनी, और इनका जो प्रोडक्ट्स है काफी मतलब लव्ड प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैक डोर्सी। और ये एक टारगेटेड पीस था, और जैसे ही पीस बाहर आया ब्लॉक का शेयर भी आई थिंक 20% डाउन गया था मार्केट में। जस्ट लाइक टारगेटिंग करी जा रही है एज अ पार्ट ऑफ अगेन ऑपरेशन चोक पॉइंट लगा लो, या क्रिएटिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ना जो अच्छे बिटकॉइन की कंपनीज है, उसी का ही एक पार्ट है ये। या तो as usual, Bitcoiners came back with their meme. Choke point 2.2 didn't work. BTC is still pumping. Try a hit piece on Block. As they are not finding anything new, they are getting desperate. तो ऐसे बहुत सारे hit pieces निकालेंगे. I don't think like Block को कुछ फर्क पड़ता है, और even Jack Dorsey को, they will handle it out. But Bitcoiners doing their Bitcoin thing, and we are gonna meme it out. So then again, we have another meme. Media and all the journalists focusing on Cash App banking the unbanked, and trillions dollar money laundering by the big banks is like the elephant in the room, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है. So there is no other way to refute this kind of like propaganda and research pieces other than memes. Just ridicule them out, make fun of them, make jokes. उसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट वाले न्यूज़, विच इज़ एलिजाबेथ वॉरेन, जिसने हम लोग को दिया था द फेमस फ्रेज शैडोई सुपर कोडर, जो बहुत सारे लोग वी टेक इट एज आवर क्राउन, वी डू फील लाइक शैडोई सुपर कोडर्स. द डेवलपर्स लव्ड इट एंड वी टेक इट एज आवर प्राइड वर्ड. एंड recently Elizabeth Warren has came up with this new hate piece on crypto and Bitcoin as wasting energy. तो एलिजाबेथ वॉरेन ने ऐसे बहुत सारे फर्ड के साथ साथ ने रिसेंटली और एक फर्ड लेके आए हैं कि द ग्रीन पीस वाला प्रोपेगेंडा, द सेम थिंग कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज यूज मोस्टली बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स कि यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज अन वेस्ट. उसी के साथ लाइक पियर रोशर्ट का रिप्लाई आया था, the hypocrisy of fiat politicians living in energy intensive states refusing to move south and lower their carbon footprint, flying around in private jets while falsely accusing Bitcoin mining of wasting energy. So Elizabeth Warren, like I don't know, like I don't want to personally comment on her, but it seems like it's class of those politicians जो high rise में रहते, बड़े गाड़ी में जाते, बड़े jets, private jets में जाते, at the same time is very socialistic and communistic in nature, and उनका ideas and उनके propagandas is mostly a communist propaganda. So at the same time, like they are living the most lavish life out there. So it kind of like a hypocrisy. So उसी के साथ एलिजाबेथ वॉरेन ने ये भी बोला है कि like she is building an anti-crypto army. I don't know what that is. I don't know whether it's a real army or an army of memers or an media wing that can be used as an army to propagandize content. इतने सारे चीजें बोले एलिजाबेथ वॉरेन ने, बट आई थिंक पॉलिटिशियंस चीजें बोलते रहते एंड पीपल उसके ऊपर मीम्स बनाते रहते हैं, एंड दिस मीम्स सम्स इट अप प्रीटी वेल. एंड एलिजाबेथ वॉरेन्स एंटी क्रिप्टो आर्मी, Americans and all the things that's hitting them, inflation, bank run, debt, slavery, Wall Street corruption, and she doesn't seem to be protecting anyone. लग रहा है अपने जो एलीट मास्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने उनको चुना है उनके बारे में वो रत्ती भर भी नहीं सोच रही हैं. Yeah, that's the nature of politics in general. So उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में. तो आइए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और वो है फ्रांस में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं. फ्रांस में रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, और उसका रीजन क्या है कि फ्रांस में एक लॉ पास कर रहे हैं, और वो जो मिनिमम एज है पेंशन के लिए उसको 62 से बढ़ा के 64 इयर्स कर रहे हैं, और वो एज पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये इसका रीजन क्या होता है कि जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं ना,
जिसमें जब आप जॉब कर रहे होते हो, आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा आपका सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में कटता है। यूएस में भी कटता है, यूके में भी है, सिमिलरली फ्रांस में भी। और वो एक तरह के हम्म, बड़ा फंड क्रिएट होता जाता है, जिससे सारे बुजुर्गों की पेंशन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हम्म, सोशल सिक्योरिटी को यूएस में भी और सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक तरह से पोंजी स्कीम की तरह देखा जाता है। और जो नई कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं, वो कम होती जा रही हैं विद टाइम, और जो पुराने बैठे हुए हैं लोग, उनकी पेंशन्स है ना, वो बढ़ती जा रही हैं और लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। इसको बचाने का तरीका तो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो जाएगी जो ज्यादातर पेंशन फंड्स है या पेंशन स्कीम्स है, तो उसको बचाने का तरीका यही होता है कि जो पेंशन की एज है उसको बढ़ा दो, तो उससे थोड़ा एडिशनल उसको रूम मिल जाता है सर्वाइव होने का। तो उसी हम्म। पेंशन सिस्टम को बचाने के लिए इन्होंने जो पेंशन की एज थी थोड़ी सी बढ़ाई है, और उसके चक्कर में क्या मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं। तो आइए कुछ ऐसी प्रोटेस्ट की वीडियोस देखते हैं। Et en plus, c'est une agression. एज यू हैव सीन के क्या जबरदस्त प्रोटेस्ट है मैन। पुलिस वाले क्या ब्रुटैलिटी मतलब कर रहे हैं लोगों पे, लोगों का खून निकल रहा है, सर पे डंडे मार रहे हैं उनके, लोगों को घसीट रहे हैं सड़कों पे, औरतों पे हमले कर रहे हैं मैन। और ये फ्रांस है जो अपने आप को डेमोक्रेसी का पुलिंदा बोलता है कि है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमने सिखाई है पूरी दुनिया को।
तो ये इस ट्वीट में बोला गया है अफगानिस्तान नॉर्थ कोरिया नो दिस इज मैक्रोन्स फ्रांस। तो राइट मतलब एंड काफी सैड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है जो हो रहा है फ्रांस में। हाँ एंड ब्रुटैलिटी का एक्सटेंट इज लाइक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब फ्रांस में इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, 2020 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पे वो जिलेट जेन्स द ट्रक ड्राइवर्स एंड द फायर फाइटर्स वर लाइक केम अप विद सम इश्यूज, एंड उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। बट इस टाइम दिख रहा है कि लाइक द ब्रुटैलिटी इज उससे भी ज्यादा। इट्स अ वेरी सैड सीन। पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड वहाँ पे ऐसे कियोस्क देखने में काफी दिक्कत हो रहा है। और कुछ हफ्ते से जो कचरा उठाने वाले जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं सर्विसेज अपनी बंद करी हुई हैं, तो बोल रहे हैं पेरिस मतलब 2-2 3-3 फीट कचरे के ढेर के नीचे, जैसे कि आपने वीडियोस में भी देखा ही है। एंड देन हैरानीजनक बात है, इसको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट मैन कवर नहीं कर रहा है। कोई मतलब बीबीसी या कोई भी फ्रांस का मेन स्ट्रीम मीडिया, जो ग्रेविटी है उन प्रोटेस्ट की, मैंने एक दिन तो 9 मिलियन 90 लाख लोग सड़कों पे आए हुए थे एक दिन, थोड़े दिन पहले की बात है। 90 लाख लोग मैन फ्रांस जैसे देश में सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई मीडिया आउटलेट उसको कवर नहीं कर रहा है। तो इसमें भी ये बोला गया है इफ दिस वाज ईरान और वेनेजुएला इट वुड बी द टॉप न्यूज स्टोरी अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जैसे कि ईरान में प्रोटेस्ट हुई थी थोड़े महीने पहले, तो क्या मतलब अमेरिका और यूरोप के सारे न्यूज आउटलेट्स ने कवर कर रहा। सिमिलरली चाइना में प्रोटेस्ट हुई थी थोड़े महीने पहले, तो यूएस में कैसे कवरेज मिल रही थी उसको। और अभी फ्रांस में हो रहा है क्योंकि नेटो एलाई है, तो चुप्पी, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। राइट एंड द एक्सटेंट ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी मैन, मतलब देखी नहीं जाती जो कर रहे हैं ये लोग। Yeah, I guess like yeah, this is what happens when state अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैकरॉन के ऊपर लोगों का भड़स बहुत दिनों से बढ़ रहा था। He seemed like a guy जो बहुत सारे autocratic decision लेके रखा है। Apparently he doesn't have a very good popular support, but पता नहीं उसके re-election कैसे हो रहा है और किस situation से और किस हिसाब से वो बैठे हुए हैं अभी भी कुर्सी पे। It's not new, like 1-2 साल हो गए, प्रोबेबली 3-4 साल हो गए फ्रांस में मैकरॉन की पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट की डिसीजंस लेके एक के बाद एक मैसिव प्रोटेस्ट होता रहा है। एंड देन हम ये देख रहे हैं कि जो सॉवरेन इंडिविजुअल बुक में जो भविष्यवाणियां करी गई हैं वो हमारी आंखों के सामने सही हो रही है। जो ये फिएट बेस्ड सिस्टम है, जो डेट बेस्ड सिस्टम है, उसमें ये लिखा गया है कि इसमें जो अक्लीस हील है वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स ही रहेंगे। और ये सोशल सिक्योरिटी के जो सिस्टम्स है, ये पेंशन की जो स्कीम्स वगैरह हैं, ये बस्ट चली जाएंगी, जिसकी वजह से पूरे नेशंस और उनके सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। और उसके बाद कियोस बिग बड़े लेवल का आएगा और वो अपनी आंखों के सामने हम होते हुए देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो फिएट बेस सिस्टम का जो अंत उसमें लिखा गया है सॉवरेन इंडिविजुअल में, वो कुछ कंट्रीज में प्ले आउट होता हमें अभी दिख रहा है 2023 में। टोटली या। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हमारे नेक्स्ट में हमारे पास एल साल्वाडोर की न्यूज़ है। एल साल्वाडोर के बारे में जब भी हम बात करते हैं हम दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी रीजंस भी है खुश होने का। तो इस हफ्ते और भी कुछ अच्छे न्यूज़ निकल के आए हैं एल साल्वाडोर से। So, Nayib Bukele ka tweet, next week I'll be sending a bill to Congress eliminate all taxes on technology innovations such as software programming, coding, apps and AI development, as well as computing and communication hardware manufacturing. So, El Salvador is probably going to be the next big tech hub of the world because ये सारे टैक्स रिडक्शन बात ने बुकेले बहुत दिन से कर रहे थे एंड नाउ दे आर लाइक गोइंग डायरेक्टली फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर जीरो टैक्स। सो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक स्टार्टअप है और या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाना है, माइनिंग ऑपरेशन बनाना है, प्रोबेबली दैट्स ऑल्सो कम अंडर द जीरो टैक्स अम्ब्रेला। सो that's a very good thing that is happening on El Salvador. सी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के बाद बिटकॉइन बेस्ड बिजनेसेस पे तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था। आपको ना इंडिविजुअल कोई टैक्स है उस पे, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है ना, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, कोई कुछ, सारे टैक्सेस जीरो हैं। एंड पहले वो तो सिर्फ बिटकॉइन के इकोसिस्टम पे थे, अभी इन जनरल टेक के प्रोग्रामिंग के पूरे इकोसिस्टम में मैन थिंक अबाउट इट, इंडिया में क्या मतलब घटिया सिस्टम है मैन। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल आपने डेवलपर हायर करना है एज अ कंपनी है ना, तो आपको 18% उस पर जीएसटी देना पड़ता है। और अमेरिका का बंदा सेम डेवलपर इंडिया में हायर कर रहा है, उसको जीएसटी नहीं देना। अमेरिका का बंदा इंडियन डेवलपर को हायर कर रहा है, उसको कोई जीएसटी नहीं देना।
पर इंडिया का बंदा Right. इंडियन बंदे को हायर कर रहा है, उसको जीएसटी देना है, ऐसे लॉज है घटिया। एंड देन ये देखोगे, दिस इज द वे मैन, अगेन सॉवरेन इंडिविजुअल बुक में यही लिखा हुआ है कि जो टैक्स Right. फ्री जुरिस्डिक्शंस निकल आएंगी पूरी दुनिया में, जो कि एम्ब्रेस करेंगी पूरे टेक के, है ना, और इसमें तो एआई भी इंक्लूडेड है। तो मैन थिंक अबाउट इट कि क्या बढ़िया ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना फॉर टेक स्टार्टअप्स इन Right. जनरल। And think about adding that with Bitcoin circular economy. तो या मैन, ये तो मतलब बूम ही हो जाएगा एक तरीके से, and like there is no stopping them, and it has to be like one of the best place to be in the world in next 10 years. Bitcoin magazine ने भी उसी न्यूज़ को कवर किया है कि ये है सर्कुलर प्रेसिडेंट का announcement was income property and capital gain taxes on technology innovation is turned down to be zero. So this turns into a very promising land for all the technology innovators out there. और ये सिर्फ प्रपोज नहीं हुआ लॉ, ये पास हो चुका है मैन, विद इन अ वीक उन्होंने Okay. पास करके परे मारा है। या Okay. Yeah, makes sense. Like they don't wanna like roam around with this kind of laws. They just wanna get Correct. shit done. करेक्ट। Yeah. On the parallel news, El Salvador launches an university education program to produce elite Bitcoin and Lightning developers. That's something. As a Bitcoin developer, somebody who is trying to create Bitcoin development and education initiatives, I find this like the best news I have ever heard. ऐसे अगर university program बनते हैं with proper curriculum and proper course structures to get software developers into Bitcoin and Lightning development, उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता. So it's very good to see that El Salvador is not only just hyping up on the business and the economic side of it, but also on the education side of it, because they need to train their young, and the young will turn into the workforce of the next gen of Bitcoin infrastructure development, जो वही society, वही economics, वही business, वही administration को और भी आगे बढ़ा के लेके जाएगा. यप, और इससे इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक सबक लेना चाहिए मैन के एल साल्वाडोर जैसा एक छोटा देश है ना, जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, वो ऐसे एजुकेशन के इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं कर रही है ना। टोटली यप. एंड उसी के साथ देखते हैं एल साल्वाडोर में एक यूनिक बिटकॉइन सिटी बन रहा है, एंड दिस इज अ ट्विटर हैंडल एस्केप टू एल साल्वाडोर, जो ये एल साल्वाडोर के जो बिटकॉइन सिटी बन रहा है उसके तरह तरह की न्यूज़, तरह तरह की टॉपिक्स लेके आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थ्रेड दैट अनाउंस द एल साल्वाडोर बिटकॉइन सिटी प्लान. इसके बाद काफ़ी सारे अच्छे कूल ग्राफिक्स एंड मैप्स निकाले हैं, probably from the government official sources themselves. So this is a city by a volcano, and the city looks circular and very minutely and very thoughtfully planned. इसके जो बाकी सारे मैप्स आए हैं वो मैप्स के एलिमेंट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन कौन की जगह में कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी. सो मोस्टली लाइक अराउंड दिस hexagonal centers, these are the communities and these are the greenlands and these are the railway systems. There will be like different modes of transportation, and different genre of the places will have like different kinds of inhabitants, and this will be probably be the city center which will host all the offices and all the big places. ऐसे और भी काफ़ी सारे maps आए हैं. इट विल बी अराउंड 10 किलोमीटर का डायमीटर है ये पूरे जोन का. देर आर लाइक डिफरेंट सर्किल को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया हुआ है, and it's saying the entire city is walkable. The whole city, everywhere there will be roads and other transportation, but everywhere people will be able to walk, and probably cycle lane भी रहेगा उसके साथ. बढ़िया लग रहा है, बहुत ही प्लानिंग मतलब लग रहा है. जबरदस्त हो रही है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी है, तो मैं तो बहुत ही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। Yeah, totally. Hopefully we'll be able to reach there some. और भी ऐसे काफी सारे ग्राफिक्स एंड मैप्स पोस्ट किया है Escape to El Salvador. Okay, so Max Kaiser का tweet है, and Max Kaiser is like almost becoming like the ambassador of El Salvador, and move to El Salvador, the new land or the free. So no fentanyl crisis, no shooting, no looting, lowest crime rate in America, USD BTC legal tender, great coffee, great weather, great beaches, and also a great president. Right, so move to El Salvador. This is like their official statement. So this meme is coming directly from the president of El Salvador. कौन सी देश की president meme करके बातें करता है Twitter में? That is amazing. They are trying to make El Salvador as the proper movable destination for
the Bitcoin, non-Bitcoin, everybody who wants to get out of the clown world and want to go and live in a place which is good, beautiful, healthy and makes sense. So if you बिल्कुल हमारे कोई दर्शक अगर इस कैटेगरी में फॉल करते, डेफिनेटली चेक आउट एल साल्वाडोर. दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस to move in, even to get citizenship. So check that out. Do visit that country at one point. बिल्कुल और मैक्स काइजर पर्सनली 10,000 लोगों को टेक एंटरप्रेन्योर्स को एल सल्वाडोर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं कि इतने हो गए आई थिंक अभी भी 1000-1500 ही हुए हैं बट ही इज ट्राइंग टू गेट मोर पीपल इनटू इट तो अगर आप टेक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप डेफिनेटली आप कंसिडर करिए एल सल्वाडोर जाना एटलीस्ट विजिट करके देख के आइए कि वहाँ पे क्या चल रहा है Right. Totally. उसी के साथ चलते हैं हमारे next topic. So on the other side of technical news, we have Zors Provost जो काफी renowned Bitcoin code developer है and उसने एक podcast episode निकाला है Bitcoin Explained 75. अगर आप Zors की previous Bitcoin Explained वीडियो नहीं देखी and if you are technically inclined, अगर आपको development and Bitcoin का technicalities में interest है तो ये वीडियो सीरीज जरूर देखना. ये काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी नुआंस रहता है. तो इसके ऊपर एक नया वीडियो आया है ऑन मल्टीसिग एंड म्यूसिग. सो म्यूसिग एक नया फॉर्म ऑफ मल्टीसिग है जो स्नॉर सिग्नेचर के ऊपर काम करता है एंड मल्टीसिग जो प्रीवियस मल्टीसिग इज लाइक द यूजुअल बिटकॉइन मल्टीसिग जो ईसीडी डीएसए सिग्नेचर के ऊपर काम करता है. तो यही वीडियो में सॉर्स ने कुछ डिटेल्स, कुछ टेक्निकलिटीज एंड कुछ नुआंसेस एक्सप्लेन किया है अबाउट द मल्टीसिग कंस्ट्रक्शंस ऑन बिटकॉइन. तो दर्शकों को याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने भी कवर किए थे कि बूरक ने एक मल्टीसिग ट्रांजैक्शन निकाला थे 998 आउट ऑफ 999 एंड जो सारे एलएनडी नोट्स को ब्रेक कर दिया था and the LND network stopped for some time because of that transaction. वो transaction के पीछे भी कुछ nuances है क्योंकि क्यों वो 998 out of 999 ही होना पड़ेगा and 999 out of 999 नहीं हो सकता है. ये सारे details वही post में, वही video में Zors ने explain किया है. So दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि like this is a very interesting post. If you are technically inclined and aligned, आपको definitely check out करना चाहिए. बिल्कुल. Moving on. उसी के साथ मूव ऑन करते हमारे लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड इज लाइक द बुक ऑफ द वीक. बुक ऑफ द वीक में हमारे पास इस हफ्ते है द रोड टू सर्फडॉम. एफ ए हायक इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फादर फिगर ऑफ ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स एंड एफ ए हायक का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी बुक इज प्रोबेबली दिस वन, द रोड टू सर्फडॉम. इस बुक में इन्होंने यही बताया है कि सेंट्रल बैंकिंग, सेंट्रल प्लानिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों काम नहीं कर सकता, थियोरिटिकली क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर. एंड इसी बुक में उन्होंने इंटरेस्टिंगली एक और भी कॉन्सेप्ट को पिन पॉइंट करते इज कॉल्ड द लोकल नॉलेज प्रॉब्लम. एंड द लोकल नॉलेज प्रॉब्लम सेज दैट कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर लोग, कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस का एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ वो छोटे लोकेलिटी में ही अवेलेबल है. बड़े गवर्नमेंट का सेंट्रल ऑफिस में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है. अगर आप उसको पहुंचाने की कोशिश भी करो तो भी वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होके पहुंचेगा. तो बड़े ऑफिस में बैठ के जो डिसीजन लिया जाएगा अबाउट द छोटे स्पेस, छोटा लोकेलिटी, वो हमेशा से गलत ही होगा. एंड इन दिस बुक ही गेव दिस very crucial and very enlightening argument is like why communism fails. And communism fails because of precisely of this local knowledge problem. You can have this central government, central planning system, but the local knowledge cannot be permeated throughout the whole system and reach the central system in a way ताकि वहाँ से सॉल्यूशन निकल आए. तो अगर आप दर्शकों को जो भी बिटकॉइन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, बेसिक इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड, नॉट ओनली दिस बट आगे जाके एफ ए हायक का सारे राइटिंग इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल प्रोपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स. उसी के ऊपर खड़ा होके क्यों बिटकॉइन मेक सेंस करता है एंड उसी के ऊपर नेचुरल कॉरोलरी इज क्यों सेंट्रल बैंकिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम इज ऑलवेज गोइंग टू गिव द डेट्रीमेंटल रिजल्ट.
बिल्कुल, उन दर्शकों को जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो सर्वडम होता है ना, सर्वडम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी एक ऐसा टर्म है जो हिंदी में आप बिल्कुल समझते होंगे। और बंधुआ मजदूर क्या होते थे कि बैक इन द डे, आज से 200-500 साल पहले ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस लाए गए थे जिससे जो किसान होते थे उनको इतना कर्जदार बना दिया जाता था कि वो अपने ही खेत में इतना उन पे कर्जा चढ़ जाता था कि अपने ही खेत में वो बंधुआ मजदूर बन के रह जाते थे। और बंधुआ मजदूर क्या होते थे कि आपके पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप किसी और के पास है, आप सिर्फ अपनी लैंड में काम करोगे और उसके बदले में आपको थोड़ा अनाज दे दिया जाएगा। तो लैंड चाहे आपकी है, ओनर कोई और बन के बैठ गया है और आपको हम्म। अपनी लैंड पे खुद काम करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको सिर्फ थोड़ा सा अनाज मिलेगा। तो आप एक तरह से बंध के रह जाते हो, उनको बंधुआ मजदूर बोलते हो। और ये राइट। एसेंशियली बुक में पूरा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि जो सेंट्रल बैंकिंग का सिस्टम होता है वो अल्टीमेटली बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाता है दुनिया को, और कोई रास्ता नहीं है। राइट। दैट्स व्हाई दिस इज लाइक अ मस्ट रीड बुक है ना। और वो हायक ऑब्वियसली ऑस्टन इकोनॉमिक्स के थॉट से अलाइंड थे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बिग गवर्नमेंट का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। टोटली। उसी के मूविंग साथ ऑन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज ट्वीट ऑफ द वीक। एंड ऑन ट्वीट ऑफ द वीक we have, my brain completely exploded the first time I realized that the block reward in BTC is also the percentage of the total supply issued in that epoch. This is या interesting. Yeah, थिंक अबाउट इट this is मैन। क्या really interesting. तो सतोशी ने क्या दिमाग लगाया था मैन, जो पहला ईपॉक था उसमें 50% ऑफ द ब्लॉक रिवॉर्ड दिया गया था, है ना। और तब Right, ब्लॉक रिवॉर्ड भी 50 बीटीसी था। जो सेकंड right. ईपॉक था 2012 से 2016, उसमें 25% Like सप्लाई। 12.5% was like also the block reward at that time. But yeah, like it seems like an interesting corollary. अब मुझे पता नहीं सतोशी ने सोच के दिया है या ये mathematical coincidences है, but yeah, the numbers are fun. And नहीं, इस पे मैंने एक और ट्वीट पढ़ा था कि सतोशी प्रॉब्ली केम अप विद दिस आइडिया। और इस आइडिया को अगर आप फिर सम अप करते हो तो दैट्स हाउ ही केम अप विद द 21 मिलियन फिगर। तो 21 मिलियन okay, फिगर का जो ड्राइव हुआ है वो इसी फॉर्मूला से हुआ है कि ब्लॉक रिवॉर्ड और जो ईपॉक है अगर उसको सेम रखते हैं वो और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं ओवर द इयर्स, तो अल्टीमेटली यू विल रीच अ 21 मिलियन फिगर। totally, yeah, yeah, या and बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एज अ बिटकॉइनर, है ना। yeah, fun coincidences inside the Bitcoin numbering systems, and there are many ऐसे बहुत सारे coincidences है Bitcoin के numbers के अंदर, and कुछ लोग ऐसे explore करते रहते हैं and scour करके कुछ links निकालते रहते हैं, but they are always fun. So this was nice, and उसी के साथ move on करते हैं हमारे meme of the week. Sir, you can't just send money anywhere. Not to worry, I have a permit. GFY with Bitcoin. yeah, and that's basically the permit of Bitcoin. It basically goes and tells the individual that you don't need to succumb into the restriction and the serfdom of the state. It gives you the बिल्कुल। permit, and या you use इट्स that अ permit and परमिशनलेस send money सिस्टम anywhere. मैन। Yes, totally. So हमारे second meme है, we need to electrify heating to lower carbon emission. Bitcoin miners can hemp, and then the politician go like, no, not like that. And so the meme is simple कि बहुत सारे जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिस्टम या फिर कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर कोई एनर्जी वेस्ट हो रहा है, so Bitcoin mining comes in and sucks up that wasted energy, and उससे क्या होते हैं कि वही ऑपरेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाते हैं एंड कॉस्ट कम हो जाते हैं एंड प्रॉफिट बाहर के आ जाते हैं, तो वही प्रॉफिट फिर से वो ऑपरेशन में इन्वेस्ट हो सकता है. Bitcoin mining can also be used to transform energy, electricity into heat. So you can think of a Bitcoin miner as a black box, कि एक ब्लैक बॉक्स है जो आप प्लग में घुसाया, इंटरनेट डाला एंड उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है प्लग से और हीट एंड बिटकॉइन निकल रहा है उसके ऊपर से. सो बिटकॉइन को आप किसी भी तरह यूज करो और हीट को अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में है तो वो हीट को भी आप यूज कर सकते हैं. सो विदाउट हैविंग एन हीटर अगेन इन योर हाउस, सो एट द सेम टाइम यू आर माइनिंग बिटकॉइन एंड हीटिंग योर होम.
ये सतोश भी बात करके गया था कि बिटकॉइन माइनर्स एंड द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी, द हीट एनर्जी ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क कैन बी यूज्ड इन दोस वेज एंड यूटिलाइज, इट डजंट हैव टू बी वेस्टेड। बट यही बात अगर हम पॉलिटिशियंस को बोलते, सो द एनपीसी गाइस कम्स एंड से लाइक नो, नॉट लाइक दैट। सो दिस वाज आवर सेकंड मीम। यस दैट बट ट्रू। बट इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा समाचार, और हमें जरूर बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा, एंड देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको क्वेश्चन है हमें ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं। और अब अगले हफ्ते हम सिमिलरली लेके आएंगे और एक एपिसोड ऑफ समाचार। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ सजेशन से कुछ भी है, हमसे Thank you very much. Thanks for watching. Okay, bye bye.